जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लगभग 20 दिन के समय बचे हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में हम विलोम की श्रृंखला चलाए थे। आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के टॉप 50 जीके और जीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इनकी हम डिटेल व्याख्या करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप यहां पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, इसे आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है बहुत बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ये मुंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और इसकी पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? गणपति और शिवाजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। जो गणपति है, गणेशोत्सव है, ये 1893 में शुरुआत की गई थी, और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। अगला, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? यह शेर शाह का मकबरा काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। बिहार के सासाराम में है, और यह 1545 में बनकर तैयार हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? यह सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर को पूरा लूट लिया था, और महमूद गजनवी ही ऐसा आक्रमणकारी था जो भारत में 17 बार आक्रमण किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनको बोधगया में हुआ था। उरुवेला कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर, बोधि वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष का नाम पीपल का वृक्ष था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ये अवनिंद्रनाथ ठाकुर, ये बंगाल शैली के चित्रकला के अग्रदूत हैं। यामिनी राय ये काली घाट शैली की चित्रकला की अग्रदूत हैं, और नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय शैली को विकसित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट पॉइंट, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? यह केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल। मोहिनी अट्टम एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, और जो मोहिनी अट्टम है ये केरल के मंदिरों में इसका निर्माण हुआ था। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और दूसरा मोहिनी अट्टम है। क्लियर? आगे देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के पास। और इस सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र यहीं पर पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, जिसको 0 डिग्री कहा जाता है, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पूरे साल भर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, धूप ज़्यादा होता है, तो पानी का वाष्प भी ज़्यादा बनता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो एटना ये ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है, बिल्कुल सही है। जो पोपा है ये म्यांमार में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, ये
इंडोनेशिया के सुंडा जिल्डमरू मध्य में है। तो यह इंडोनेशिया में है, ना कि इक्वाडोर में। इक्वाडोर में ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, का निर्धारक कौन है, कौन निर्धारित करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको CACP कहा जाता है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, ये जो है MSP का निर्धारण करता है। और वर्तमान में जब धान या गेहूं की बुआई होती है तो उससे पहले ही MSP का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में कुल 22 फसलों की MSP निर्धारित की जाती है CACP के द्वारा। और MSP जो है देश में लागू हुआ था 1966 से 67 में। नेक्स्ट, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है? तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, उसी को बैंक दर कहा जाता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटा, सबसे अधिक ये होता है। राजकोषीय घाटा कैसे होता है? जब आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो जाए। तो आमदनी से खर्चा जितना ज़्यादा होता है उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा, और सबसे अधिक योगदान भारत में इसी का है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? शिक्षा के खराब स्तर के कारण कौशल में कमी जो है, इसी के कारण इनको नौकरी नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, इसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? देखिए, कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और 1988-89 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय जो प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार अमेरिका अर्थात USA से लिया गया है। भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? यहाँ पर देखिए, अगर प्रधानमंत्रियों के कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से लेकर 64 तक थे, सबसे लंबे अभी तक भी रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर नंबर आएगा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी, एक बार 1966 से लेकर 1977 तक, और दूसरी बार 1980 से लेकर 1984 तक। जब 77 में इंदिरा गांधी हटी तो 77 में प्रथम गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार के जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। ये 1977 से लेकर 1979 तक थे। और चौधरी चरण सिंह, इनके तो चरण जो है लोकसभा में पड़े ही नहीं थे, ये 1979 से लेकर 80 तक जो है हुए थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2, 1, 3 और 4 ये आपका क्रम होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं 2, 1, 3, 4 क्रम कहाँ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट चलते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी होगा। उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है, मतलब जितने प्रत्याशी होते हैं सबको वोट देना है। ये हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में लागू होता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, और यह समय 12 से 1 बजे के बीच में होता है। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी कहा जाता है और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। तो यह जो है रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाते हैं। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो कि RBC में मुख्यतः मौजूद होते हैं। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है?
तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक। इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द ये सारे होते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह जो है आपको कानपुर में मिलेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्न में कहाँ कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और वर्तमान में यूपी में 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह इसको जो है ललित कला संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वाराणसी में की गई थी। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। कनक भवन कहाँ पर पड़ेगा? तो कनक भवन आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। कामदगिरी पर्वत यह आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा। कालिंजर दुर्ग बांदा में देखने को मिलेगा। और देवा शरीफ आपको बाराबंकी में देखने को मिलेगा। देवा शरीफ एक मेला है जहाँ पर हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर मेला लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता का ये अनूठा मिसाल है। दोनों धर्म के लोग यहाँ पर मेला करने आते हैं। अगला, तो यहाँ पर आप जो है इसको मिला लेंगे। 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? 77 में इंदिरा गांधी जी हटी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 से लेकर 1979 तक। इन्हीं के समय में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। आगे, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? तो पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी जो होते हैं वो डीजीपी होते हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। और वर्तमान में यूपी के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। आगे, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, यहाँ पर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका उद्देश्य है कि देश का जो असंगठित क्षेत्र है सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत करे। मतलब जब तक वो नौकरी कर रहा है तब तक वो कुछ पैसे जो है जमा करे और जब नौकरी से वो रिटायर्ड होगा तो उसको जो है पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। और यह योजना 2010 में शुरू की गई थी। अगला, समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो यहाँ पर इनको निःशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार, टीकाकरण सारी सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुरुग्राम में किया गया है, नोएडा में। अगला प्रश्न, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? तो सबसे लंबी जो खाद्य श्रृंखला मिलती है वह आपको समुद्र में देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2024 का जो थीम है, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, ये थीम है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य अर्थात मछली उद्योग से है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है सेनिस पलासियो ने जीता था, जो कि निकारागुआ की हैं। अब जो मिस यूनिवर्स होने वाला है वो नवंबर-दिसंबर में होता है। तो 23 का अभी तक सेनिस पलासियो ने जीता है। इस तरह से ये आपके टॉप क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हुए। इनको आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, आपको 4 से 5 प्रश्न जरूर जीएस में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस सीरीज़ को बढ़ाने के लिए अपने वैल्यूएबल कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।